Hello, dear students. You are welcome. How are you? I hope that you are fine. I am Shailesh sir as a faculty of physics. Today we will discuss Coulomb's law. सही सुना आपने। आज हम Coulomb's law डिस्कस करेंगे। 12th की फिजिक्स है, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्वेश्चन अराइज होता है कि Coulomb's law क्यों डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में चार्जेस के बारे में पता चल चुका था कि चार्जेस टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। लाइक चार्जेस में फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है, अनलाइक चार्जेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी अगर चार्जेस सेम है, प्लस प्लस है तो रिपल्शन होगा, और अगर चार्जेस नेगेटिव माइनस माइनस है, नेगेटिव है तो भी रिपल्शन होगा। लेकिन एक प्लस एक माइनस है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। लेकिन ये फोर्स कितना होगा ये पता लगाना था। दो चार्जेस के बीच में ठीक है फोर्स होगा, लेकिन वो कितना होगा ये पता लगाना था। इसलिए इसको पता लगाने के लिए कूलाम ने इस पर ये एक्सपेरिमेंट किया, और इसके लिए उन्होंने दो चार्ज को कंसीडर किया और पाया कि द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी दो चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो उनके चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। सही सुना आपने। आते हैं थोड़ा सा स्टेटमेंट जो है उसको हमने बोल दिया। अब हम आते हैं थोड़ा सा इसके फार्मूले पर आते हैं। देखिए, कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल r एज शोन इन फिगर। Let F is the electric force between the charges. Therefore, the electric force F directly proportional to the product of the charge and force inversely proportional to the square of the distance. बात आपने सही समझ लिया। अब क्या होता है, इन दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं। इक्वेशन नंबर 1 है, ये 2 है, मिला देंगे तो F प्रोपोर्शनल Q1 अपान Q2 बाई आर स्क्वायर। बहुत सिंपल है, इसको घुमाने की जरूरत नहीं है। आप बोलिएगा इतना कैसे आसान हो सकता है। बिल्कुल पूरी फिजिक्स आसान होती है। समझने वाला भी चाहिए, समझाने वाला भी होना चाहिए, तो चीज़ें आसान होती हैं। उसके बाद इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो F इक्वल्स के एक कांस्टेंट आएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सिंपल फार्मूला हो गया। अब इसमें वेयर K इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यानी प्रोपोर्शनल साइन को हटाया तो एक कांस्टेंट आ गया K। अब देखते हैं कि K की वैल्यू क्या होता है। तो बाई एक्सपेरिमेंट ऐसा पाया गया, इन सीजीएस सिस्टम में K की वैल्यू 1 होती है। तो अगर K की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो F इक्वल हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्योंकि K 1 हो गया। लेकिन इन एसआई सिस्टम में K की वैल्यू जो पाया गया बाई एक्सपेरिमेंट वो है K इक्वल्स 9 इंटू 10 पावर 9। यानी यहाँ पर K इक्वल्स 9 10 पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इस पूरे चीज को एक नया कांस्टेंट नाम दिया गया, वो है 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। सही सुना आपने। इस पूरे वैल्यू की एक न्यू कांस्टेंट रखा गया 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट। और इस तरीके से देखते हैं 4 पाई 4 एक नंबर है, पाई कांस्टेंट होता है 3.14। इप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कमिंग हीटिंग में। इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती 8.85 10 पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फिर सुनिए, इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती 8.85 10 पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है, ये वैल्यू भी बाई एक्सपेरिमेंट ही पाया गया है, कैलकुलेशन से। उसके बाद देखिए, अब ये जो फार्मूला होगा उसको लिख सकते हैं F इक्वल टू 9 10 पावर 9 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। लेकिन इसको हमने कितना मान लिया है 1 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट न्यू कांस्टेंट। तो वैल्यू हो जाएगा, अब फोर्स का फार्मूला होगा F इक्वल टू Q1 Q2 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होगा कूलम्स लॉ का।
अब इसमें हम थोड़ा डिस्कस करना चाहेंगे। आप सोचेंगे के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 होता है, ये तो यूनिट है, कहाँ पर, इन एसआई सिस्टम। तो इस वैल्यू जो 9 10⁻9 है, इस वैल्यू को लिखा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आप सोचेंगे ये तो 9 10⁻9 ज़्यादा अच्छा है, बोलने में भी लिखने में भी, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है। तो आसान चीज़ को डिफिकल्ट क्यों बनाया गया, जबकि साइंस में क्या होता है कि डिफिकल्ट चीज़ को आसान की जाती है, फिजिक्स में, साइंस में। तो इसका रीजन बता दें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसलिए रखा गया है कि कूलॉम्स लॉ का जो एप्लीकेशन करेंगे आगे चल के, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बहुत सारे कैलकुलेशन में इतना हेल्प करता है कि कैलकुलेशन ही बहुत आसान हो जाता है। इसलिए 9 10⁻9 को हम रिप्लेस करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ओनली फॉर इजी कैलकुलेशन, यस या नो। तो फार्मूला फाइनली हमारा यह आ गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब फोर्स आर में रिलेशन ये है, पहले से पता है। ग्राफ ड्रा कर देते हैं एफ वर्सेस आर। तो ये एफ प्रोपोर्शन 1/r² का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, लाइक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं है, लाइक। उसके बाद फोर्स और 1/r² का ग्राफ ड्रा करेंगे, तो स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो थोड़ा सा इस पे फोकस करिएगा, आगे डिस्कशन में हम देखेंगे इस पर क्वेश्चंस, तो और आप उसको समझ पाएंगे, ठीक है। अगली हेडिंग लिखिएगा परमिटिविटी है। परमिटिविटी बना हुआ है परमिट अलाउ से। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम r डिस्टेंस पे दो चार्जेस को रखते हैं और मान लीजिए फोर्स आता है 5 न्यूटन, r ही डिस्टेंस पे दोनों चार्जेस को अगर वाटर में रखेंगे तो फोर्स 5 न्यूटन से कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उस पर मीडियम का रोल होता है। इसलिए मीडियम डिसाइड करता है कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स होगा। इसलिए मीडियम की वो क्वालिटी जिससे वो डिसाइड करता है कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग परमिटिविटी टर्म का यूज़ करते हैं। तो परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच डिटरमिन्स द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। तो डेफिनेशन है। तो परमिटिविटी किसी मीडियम की एक ऐसी क्वालिटी होती है जो दो चार्जों के बीच में फोर्स को डिटरमिन करती है कि फोर्स कितना लगेगा। आइए देखते हैं यहाँ पर, जैसे फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, और परमिटिविटी ऑफ मीडियम का होता है एप्सिलॉन, इस तरीके से। तो फ्री स्पेस का भी परमिटिविटी डिफाइन है और मीडियम का भी परमिटिविटी डिफाइन है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती 8.85 10⁻12। ये डिस्कस कर चुके हैं कूलॉम्स लॉ में, वही सेम टू सेम है। आते हैं नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या इसका दूसरा नाम है रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक इंडक्टिव कैपेसिटी। तीनों की बात है। क्या होता है, हमारे पास परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी होती है। द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा कि जैसे मान लीजिए कि मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन और फ्री स्पेस की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, देन द रेशियो परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। तो बहुत सिंपल है, इसमें आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस टर्म का हम थोड़ा थोड़ा यूज करेंगे, तो इसलिए जो है इसको समझना था। नेक्स्ट हेडिंग में हम देखेंगे इक्विवेलेंट डिस्टेंस। इक्विवेलेंट डिस्टेंस क्या है इसको समझते हैं। यहाँ पर हम इसको समझाने के लिए दो डायग्राम बनाया हुआ है। पहले डायग्राम जो है उसमें फ्री स्पेस के लिए है, यानी चार्ज Q1 Q2 फ्री स्पेस पे Q1 Q2 फ्री स्पेस में रखा गया है। इनके बीच का डिस्टेंस r0 है। अब फोर्स R Q1 ड्यू टू Q2 F0 इक्वल टू Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r²। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट r0² हो गया। इक्वेशन नंबर 1। इन मीडियम की बात करते हैं
तो मीडियम में, यानी ये मीडियम है, चार्जेस Q1 Q2 एट डिस्टेंस r पर रखे गए हैं, फोर्स F है, तो F इक्वल टू होगा Q1 Q2 अपान 4 पाई इप्सिलॉन r स्क्वायर। सही सुना आपने। इस केस में, या देखिए इस केस में है मीडियम में जो फोर्स, सॉरी फ्री स्पेस में जो फोर्स होगा F नॉट Q1 Q2 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r नॉट स्क्वायर, इस पे फोकस करना है। लेकिन जब मीडियम में हम चार्ज को रखेंगे तब फोर्स होगा Q1 Q2 अपान 4 पाई इप्सिलॉन, ये इप्सिलॉन है, r स्क्वायर। इप्सिलॉन का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो दोनों में फर्क है। यहाँ पे इप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यहाँ पर इप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ मीडियम लिखेंगे, यही दोनों में फर्क हो जाएगा, क्योंकि ये मीडियम के लिए है और ये फ्री स्पेस के लिए है। लेकिन अगर थोड़ा सा हम इस मीडियम की बात करते हैं तो इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इप्सिलॉन बाय इप्सिलॉन नॉट, डेफिनेशन से। तो यहाँ से इप्सिलॉन इक्वल टू के इप्सिलॉन नॉट, यानी इस मीडियम की परमिटिविटी जो होगी वो के इप्सिलॉन नॉट के इक्वल होगा। के मतलब होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस मीडियम, इप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है परमिटिविटी फ्री स्पेस, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बीच में रिलेशन है। अब इस चीज को हम हटा देंगे, इसको हम, ठीक है। तो इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू लिखेंगे इप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पर हम इसको रिप्लेस करते हैं। देखिए F इक्वल टू Q1 Q2 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के, इप्सिलॉन को रिप्लेस कर देंगे इप्सिलॉन नॉट के r स्क्वायर। r क्या है, मीडियम में दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। अब क्या करना है हमको कि इक्विवेलेंट डिस्टेंस या इफेक्टिव डिस्टेंस को सॉल्व करने के लिए हम ऐसा मानते हैं कि इफ F नॉट इक्वल टू F, फ्री स्पेस का जो फोर्स है अगर वो मीडियम के फोर्स के इक्वल हो जाए देन तब क्या हो सकता है, तो दोनों फोर्सेस को इक्वल करा देंगे। ओके, तो यहाँ पर होगा Q1 Q2 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट r नॉट का होल स्क्वायर, Q1 Q2 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट के r स्क्वायर। तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल आउट, बचेगा 1 अपान r नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान के r स्क्वायर। थोड़ा सा इसको रिवर्स करते हैं, पलटते हैं, तो r नॉट स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर के, अगर रूट टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो r नॉट इक्वल टू हो जाएगा r रूट के, r नॉट इक्वल्स r रूट के। इसी को बोलते हैं इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इन मीडियम। तो आगे इसी में हम देखते हैं इक्विवेलेंट डिस्टेंस, इफेक्टिव डिस्टेंस जब मीडियम पार्शियल हो। इससे जो पहले मीडियम था वो फुल्ली फिल्ड था, जो मीडियम था वो पूरा का पूरा भरा हुआ था, चार्जेस डूबे हुए थे। लेकिन अगर मीडियम पार्शियल हो जाए तो फिर फोर्स का फार्मूला क्या होगा, पार्शियल का मतलब है जैसा डायग्राम में दिखाया गया है। तो देखते हैं यहाँ पे दो चार्ज हैं Q1 Q2, फोर्स F, बीच द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस R, टी थिकनेस का एक मीडियम लेते हैं, ग्लास स्लेब मान लीजिए, जिसकी थिकनेस टी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स का फार्मूला होगा F इक्वल Q1 Q2 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R माइनस टी प्लस 2 रूट के का होल स्क्वायर। फिर से सुनिएगा, करना क्या है आपको कि नॉर्मली हम लोग लिखते हैं Q1 Q2 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, समझ पा रहे हैं। लेकिन अगर पार्शियल मीडियम आ गया, दो चार्ज के बीच में कोई ऐसे मीडियम ला के रख दिया जिसकी थिकनेस टी है, ये देखिए ये, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ऐसे सिचुएशन में फोर्स का जो फार्मूला होगा वो Q1 Q2 अपान 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, आगे क्या लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट, पूरे डिस्टेंस R लिखिए और इस थिकनेस को माइनस कर दीजिए। देखिए R माइनस टी, ट्रिक देखिए लिखने का। तो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस R माइनस करेंगे थिकनेस ऑफ ग्लास स्लेब या मीडियम माइनस टी, प्लस फिर ऐड भी करना होगा टी रूट के, यानी थिकनेस इनटू रूट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। उसके बाद इस पूरे चीज को स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, ये टेक्निक होता है लिखने का। आइए देखते हैं कि अगर इसी तरीके का
एन नंबर ऑफ मीडिया हो तो क्या करना है, देखते हैं यहाँ पर Q1 Q2 चार्जेज हैं, मीडियम 1 मीडियम 2 मीडियम 3, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 K3, थिकनेस T1 T2 T3। फॉलो कर पा रहे हैं। अगर एन नंबर ऑफ मीडिया है, ग्लास है, ऐसे ठीक है, वुडन है, बहुत सारे मीडिया हैं ऐसा कुछ, तो तरीका क्या होगा लिखने का, देखिए यहाँ पर आपको लिखना है Q1 Q2 दोनों चार्जेस को अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस क्या, जितने थिकनेस हैं उनको माइनस कर दीजिए, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट, ठीक है, डॉट डॉट प्लस Tn। तो जितने थिकनेस है मीडिया के, पहला दूसरा तीसरा, उनको उनकी थिकनेस को ऐड कर लीजिए और उसको माइनस कर दीजिए इस आर में से। लेकिन बदले में कुछ लिखना होगा, नहीं तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो लिखना पड़ेगा, प्लस कर देंगे फिर T1 रूट K1 प्लस T2 रूट K2 प्लस T3 रूट K3, यहाँ लिखना चाहिए, थोड़ा स्पेस कम था, डॉट डॉट Tn प्लस रूट Kn। ऐसे ये नंबर ऑफ मीडिया भरा होगा। उसके बाद क्या करना है कि इस पूरे चीज़ को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे स्क्वायर लगा दीजिए। तो ये फार्मूला होगा अगर एक से ज़्यादा मीडिया है, ये फार्मूला होगा जब केवल एक ही मीडियम हो बीच में। अगर पूरा फिल है तो उसमें आपका पहले वाला फार्मूला चलेगा, ठीक है। दिस फार्मूला यानी जो कूलॉम्स लॉ फार्मूला है F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इसकी कुछ कमजोरियां भी, स्ट्रांग तो है, हमारे बहुत सारी समस्याओं को दूर कर दिया, लेकिन कुछ इसकी कमजोरियां, कुछ वीकनेस है, आते हैं उसको देखते हैं। तो दिस फार्मूला जो है F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट और पॉइंट लाइक चार्जेस। ये फार्मूला पॉइंट चार्ज और पॉइंट लाइक चार्जेज के लिए अप्लीकेबल है। अगर चार्ज लार्ज हुआ तो फिर वो फेल कर जाएगा। हाँ, अगर चार्ज लार्ज भी हुआ तो किसी स्पेशल केस में अप्लीकेबल हो सकता है। आते देखते हैं। मान लीजिए कि 2 पॉइंट चार्ज है। पॉइंट क्या होता है बताइए, पॉइंट क्या होता है? पॉइंट एक डायमेंशनलेस साइज होती है, यानी इसकी डायमेंशन लंबाई चौड़ाई लगभग 0 होता है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट। तो यहाँ पर Q1 चार्ज पॉइंट चार्ज है, Q2 चार्ज पॉइंट चार्ज है, तो इनके बीच में जो फोर्सेस होंगे वो F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये ठीक है, ये पास हो जाएगा, यानी अप्लीकेबल है। फिर देखिए यहाँ पे 2 स्फीयर्स है, देखिए चार्ज Q1 और चार्ज Q2, तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे फोकस करना है आपको कि आर डिस्टेंस क्या है। जो डिस्टेंस है वो दोनों स्फीयर के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, यानी इसका डिस्टेंस, इस स्फीयर का डिस्टेंस C1, इस स्फीयर का डिस्टेंस C2, बल्कि थोड़ा चेंज करते हैं, ये C1 है और ये C2 है। चार्ज Q1 और Q2 के अकॉर्डिंग हमने थोड़ा चेंज कर दिया। तो C1 C2 के बीच का डिस्टेंस R है, ये भी आपका अप्लीकेबल है। क्यों अप्लीकेबल है? क्योंकि लिखा है यहाँ पर कि ये 2 स्फीयर्स हैं और जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है स्फीयर पर वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तभी के लिए अप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पर अगर हम एक और केस देखते हैं कि ये चार्ज Q2 है, लेकिन जो चार्ज Q1 है वो किसी टेढ़े मेढ़े बॉडी पर है, सिमेट्रिकल नहीं है। तो टेढ़े मेढ़े बॉडी पर होने की वजह से यहाँ पर अगर फार्मूला का यूज करेंगे F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो फेल कर जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये पास हो गया, ये पास हो गया, ये क्यों फेल हो गया? उसका रीजन आप देखिए। एक्चुअल में जो आर डिस्टेंस है ना, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। चार्ज Q1 पॉइंट है, चार्ज Q2 पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस R है, ठीक है। यूँ कहिए कूलॉम्स लॉ में जब R यूज करते हैं ना, वो दोनों चार्जेस के बीच का एग्जैक्ट डिस्टेंस होता है, समझ रहे? तो यहाँ पर 4 पॉइंट चार्ज है, तो दोनों चार्जेस के बीच का जस्ट जो डिस्टेंस है वो R है, इसलिए पास हो गया। लेकिन जब स्फीयर के केस में आते हैं तो स्फीयर की जो बनावट होती है वो सिमेट्रिकल होती है अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो स्फीयर का सेंटर C1, इस स्फीयर का सेंटर C2, तो जो चार्ज सरफेस पर है स्फीयर के Q1,
उसको हम सेंटर पे कंसीडर कर सकते हैं, मान सकते हैं। फिर से सुनिएगा, जो चार्ज स्फीयर के सरफेस पर है और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म का मतलब है कि चार्ज जो फैले हुए हैं सरफेस पर वो यूनिफॉर्मली हैं, यानी एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं। बस समझिएगा इसको कहते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर स्फीयर पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है तो पूरे चार्ज को हम स्फीयर के सेंटर पे मान सकते हैं या मानते हैं कैलकुलेशन के लिए, जो कि रिजल्ट हमको एग्जैक्ट मिलता है। इसी तरीके से Q2 स्फीयर यानी Q2 चार्ज जो स्फीयर पर है उसको हम C2 सेंटर पे मान सकते हैं। तो Q1 चार्ज को C1 पर और Q2 चार्ज को C2 पर, और C1 C2 के बीच का डिस्टेंस R है। इसलिए यहाँ पर जो फार्मूला है ये पास हो जाता है, क्योंकि ये जो R यूज किया गया है वो C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस है। C1 पे Q1 और C2 पे Q2 चार्ज को एज्यूम कर सकते हैं ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द स्फीयर, इसलिए पास हो गया। यहाँ पर देखिए Q2 और Q1, Q2 तो पॉइंट चार्ज है, ठीक है, लेकिन जो Q1 चार्ज है वो टेढ़े मेढ़े बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इसका सेंटर ऑफ मास का ये भी नहीं पता है, और हमने फोर्स का फार्मूला लिख दिया यहाँ पर। प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि Q1 तो ये है, Q2 तो ये है, लेकिन जो Q1 चार्ज है वो पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट है, होल ऑफ द बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट है। और हमने R कौन सा यूज किया? Q1 और इस पूरे बॉडी के इस सरफेस, यानी जो ये R है इस पूरे बॉडी के इस सरफेस से और Q2 के बीच का डिस्टेंस R यूज कर दिया फार्मूले में। लेकिन जो Q1 चार्ज है यहाँ भी थोड़ा है, यहाँ भी थोड़ा, यहाँ भी थोड़ा, यहाँ भी थोड़ा सा है, इसलिए हमारा जो Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है उसके बीच का डिस्टेंस जो R यूज करते हैं वो एग्जैक्ट Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर गलत है। क्योंकि Q1 पॉइंट तो है नहीं चार्ज, वो तो फैला हुआ है, लेकिन डिस्टेंस हम ये यूज करते हैं, जबकि Q1 का कुछ पार्ट यहाँ पर है। इसलिए जो R डिस्टेंस हम यूज करते हैं इस फार्मूले में वो Q1 चार्ज पर एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं है। बात को समझ पा रहे हैं? फैला हुआ उसका कुछ पार्ट है यहाँ पर, और यूज करते हैं पूरा Q1। तो R जो डिस्टेंस हम यूज करते हैं वो प्रॉब्लम करता है, जबकि कूलॉम्स लॉ बताता है कि एग्जैक्ट दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस R होना चाहिए, तब R² हम फार्मूले में यूज कर पाएंगे। तो ये बात समझाना था। इसके बाद हम आपसे डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल ऑन कूलॉम्स लॉ बेस्ड। ओके।